हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिस्ट्री की BHIC 131 बुक की 5वीं इकाई के बारे में, जो कि है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हम इस इकाई में हड़प्पा सभ्यता के बहुत से टॉपिकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस इकाई के, उसके बाद हम डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे। इस इकाई में हम जानने वाले हैं प्राचीन शहरों की खोज कैसे शुरू हुई, उसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता का युग कैसा था ये जानेंगे। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, उस समय की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी रही होंगी, कृषि की शुरुआत कैसे हुई और गांव कैसे बसे, आरंभिक हड़प्पा काल कैसा रहा होगा, इसका क्षेत्र कहां कहां तक फैला हुआ था, कहां कहां से हमें इस काल के अवशेष मिले हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले जो भी इकाइयाँ हमने पढ़ी उनमें हमने जाना मानव समाज शिकारी संघर्षता से कृषि समाज की ओर अग्रसर होता हुआ कैसे हुआ, यानी कि पहले शिकारी हुआ करता था, संग्रहकर्ता हुआ करता था। उसके बाद वो कृषि समाज की तरफ कैसे बढ़ा, कैसे उसने आरंभिक कृषि की शुरुआत की। इन इकाइयों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं इन इकाइयों को देखा है, इन इकाइयों के बारे में नहीं जाना है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कृषि की शुरुआत के कारण ही मानव समाज में परिवर्तन आया। कृषि के शुरुआत के परिणाम स्वरूप ही नगर और सभ्यताएं बननी शुरू हुई। तो इन्हीं सभ्यताओं में से एक थी हड़प्पा सभ्यता, जो हम इस इकाई में पढ़ने वाले हैं। तो इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कैसे उत्पन्न हुई ये सभ्यता, इसकी नगर योजना कैसी थी, कैसे यहाँ के लोग थे, तो इन्हीं सब पहलुओं के बारे में हम इस इकाई में डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस इकाई को प्राचीन शहरों की खोज से। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मॉनसन नामक एक अंग्रेज पश्चिम पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर हड़प्पा नामक गांव में आया, जो कि एक टूरिस्ट के तौर पर आया था। ट्रैवल करता करता हुआ वहाँ पर पहुँचा था। उसने वहाँ पर बहुत सी पुरानी बस्तियों के बुर्जों और अद्भुत ऊंची ऊंची दीवारों को देखा। उसने यह समझा कि यह शहर सिकंदर महान के समय का है। सन 1872 में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर अलेक्जेंडर किंघम इस स्थान पर आए। उसे आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने बताया कि हड़प्पा के ये ऊंचे ऊंचे टीले हजारों वर्षों से यहाँ पर हैं। अपने राजा की दुष्टता के कारण यह शहर नष्ट हो गए। कनिंघम ने इस स्थान पर कुछ पुरातत्व वस्तुएं इकट्ठी की, लेकिन इन वस्तुओं का काल निर्धारण नहीं कर सका। उसने सामान्य तौर पर यह माना कि ये वस्तुएं भारत के बाहर की हैं, इसलिए उसने गांव के लोगों के इस मत से सहमति व्यक्त की कि शहर लगभग 1000 साल पुराना है। इसके बाद 1924 में नए पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल ने हड़प्पा के विषय में एक अलग रिपोर्ट दी। एक लंबे समय में विस्मृत सभ्यता के बारे में बताया उसने कि ये बहुत लंबे समय की सभ्यता है। यह सभ्यता उतनी ही प्राचीन थी जितनी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता। आसपास के क्षेत्रों के लोग इस शहर के अवशेषों के प्रति उदासीन थे। फिर एक पुरातत्ववेत्ता अंग्रेज आया। उसने हमें बताया कि यह 5000 वर्ष पुराना है। इस संबंध में सामान्य लोग और विद्वानों के मत इतने अलग अलग हो गए थे कि किसी बस्ती के काल निर्धारण के लिए इन्हें क्या तरीका अपनाया, इन तरीकों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं हड़प्पा की सभ्यता का युग कैसा रहा था।
सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि बस्तियां कितनी पुरानी थी जो हमें हड़प्पा सभ्यता में पाई गई। अलग अलग तरीके अपनाते हुए हम यह मार्शल के उस मत की जांच करेंगे जिसमें उन्होंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता है। कनिंघम इस सभ्यता को 1000 साल पुरानी मानते थे। मार्शल ने पता लगाया कि हड़प्पा में मिली मोहरें, ठप्पे यानी कि स्टैम्प्स जो सामान पर लगाई जाती हैं, लिखित लिपियां और कलाकृति उनसे बिल्कुल भिन्न थी, जिनसे विद्वान पहले से ही परिचित थे, यानी कि जो पहले से ही पता थी लोगों को वैसी नहीं थी। लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी, उनकी लिखने का तरीका बिल्कुल अलग था, जो कि आज के टाइम में भी किसी को समझ नहीं आया है, जो बहुत समय बाद भी ऐसा ही है। इसी प्रकार सिंध और मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर भी इसी प्रकार के कुछ तथ्य सामने आए। मोहनजोदड़ो में एक प्राचीन बस्तियां कुषाण युग से संबंध बौद्ध बिहार के नीचे दबी हुई थी, यानी कि उसके ऊपर भी एक बस्तियां बन चुकी थी। उन बस्तियों को हटाने के बाद मोहनजोदड़ो की बस्तियां सामने आई, यानी कि एक युग आया, वो नीचे दब गया किसी वजह से, उसके ऊपर जमीन बन गई, उसके ऊपर एक और युग, उसके ऊपर एक और युग, इस तरीके से सभ्यताएं जमीन में दबती चली जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, पुरातत्ववेत्ताओं ने किसी क्षेत्र की खुदाई करते हैं और नीचे से सामान निकालते हैं, मकानों नीचे दूसरे मकानों के अवशेष मिलते हैं, उनसे ये पता लगाया जा सकता है कि नीचे वाला मकान ऊपर वाले मकान से ज़्यादा पुराना है, यानी कि जो परत जितनी ज़्यादा ज़मीन के नीचे दबती जाएगी वो उतनी ज़्यादा पुरानी मानी जाएगी, उतने ज़्यादा समय, उतने ज़्यादा युग पुरानी वो सामान माना जाता है। इसलिए वहाँ जितनी गहरी खुदाई करते हैं कालक्रम की दृष्टि से, वह उतना ही पीछे पहुंच जाता है। जो थे वो वे अवशेष कुषाण काल के पहले से थे। इसके बाद इस बात का प्रमाण मिलता है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग लोहे का उपयोग नहीं करते थे, नहीं पता था उन्हें लोहे का उपयोग कैसे होता है। इसका अर्थ है कि ये शहर उस युग के थे जब लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लोहे का उपयोग दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था, जबकि मार्शल ने अपनी खोजों के द्वारा जानकारी प्राप्त की। कुछ अन्य लेखकों को मेसोपोटामिया में ऐसी वस्तुएं मिली जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती थी, यानी कि मेसोपोटामिया के शहर तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध के आरंभ में अस्तित्व में थे। इसी प्रकार मेसोपोटामिया के प्राचीन शहरों में हड़प्पा सभ्यता की कोई वस्तु मिल जाती है तो उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी और मेसोपोटामिया के निवासी समकालीन थे, एक ही काल के थे। वो आपस में व्यापार करते थे या फिर आपस में सामानों का लेन देन करते थे। इन साक्ष्यों से विद्वानों को पता चलता है कि स्थानीय लोगों और कनिंघम के निष्कर्ष गलत हैं। मार्शल द्वारा प्रतिपादित हड़प्पा के कालक्रम को रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे काल निर्धारण के नए तरीकों से और भी समर्थन मिला, यानी कि जो रेडियो कार्बन डेटिंग है ये समय निर्धारण करती है पुरानी चीज़ों का। इन तकनीकों से और भी ज़्यादा इसको समर्थन मिला मार्शल के द्वारा बताए गए कालक्रम को। इसलिए विद्वानों ने हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा की संस्कृति के लिए कालक्रम निर्धारित किया और इस कालक्रम को रखा गया 5500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक, जिसको हम नव पाषाण युग भी कहते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो आ चुकी है जो कि हमने पिछली इकाई में पढ़ा था। बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी भागों में मेहरगढ़ और किले गुल मोहम्मद जैसी बस्तियां उभरी। यहाँ लोग पशु चराने के साथ साथ थोड़ा बहुत खेती का काम करते थे। इस प्रकार स्थायी गांवों का उद्भव हुआ, जिसके बाद लोग गेहूं, जौ, खजूर और कपास की खेती की जानकारी रखते थे। भेड़ बकरियां मवेशियां पालते थे। साक्ष्यों के रूप में हमें मिट्टी के मकान और मिट्टी के बर्तन और दस्तकारी वस्तुएं मिल जाती हैं।
इसके बाद अगर हम आरंभिक हड़प्पा काल की बात करें तो उसका कालक्रम निर्धारित किया गया है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक के काल में। इस काल में पहाड़ों और मैदानों में बहुत सी बस्तियां स्थापित हो गई थी। वो शुरुआती काल था जिसका कालक्रम 5500 से लेकर 3500 माना गया। उसके बाद का समय आरंभिक हड़प्पा काल, जो कि नवपाषाण काल के बाद का समय है। इस काल में क्या हुआ, तांबा, चाक जिसपे बर्तन बनाए जाते हैं, हल, इनका उपयोग किया जाने लगा और कई प्रकार के मिट्टी के अद्भुत बर्तन बनाए जाने लगे डिजाइन कर करके, जिससे कई क्षेत्रीय परंपराओं का भी आरंभ होता है। अन्न भंडार बनाए गए थे, बहुत बड़े बड़े ऊंची ऊंची दीवारें बनाना सीख गए थे। सुदूर व्यापार के प्रमाण भी हमें मिल जाते हैं, यानी कि बहुत बहुत दूर तक उनका व्यापार भी हुआ करता था। सारी सिंधु घाटी में मिट्टी के बर्तनों की एक रूपता में प्रमाण मिलते हैं, एक जैसे बर्तन हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ पीपल, कुबड़े बैलों और शेषनागों, सिंगदार देवता जैसे कुछ रूपांकन के प्रमाण हमें मिल जाते हैं। यानी कि उस समय में सभ्यता बन चुकी थी, एक तरीके से आरंभिक हड़प्पा युग था। इसके बाद का समय आ जाता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता और भी ज़्यादा विकसित हो गई, बड़े शहरों का उद्भव सामने आया। समान आकार की ईंटें हमें देखने को मिल जाती हैं। ईंटों का आकार एक जैसा होता था, एक जितनी चौड़ी और एक ही जितनी लंबाई चौड़ाई उनकी इक्वल हुआ करती थी। तोलने के लिए बाट मिल जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें नाप तोल की अच्छी जानकारी हो गई थी। मोहरों का उपयोग हमें दिख जाता है, स्टैंप कहते हैं हम जिसे, उसको वो व्यापार के सामान पर लगाया करते थे, जिससे कि अगर कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे उसका पता लग जाए। तो मोहरों को लगाने के लिए वो लाख होता है, जिससे चूड़ियां भी बनाई जाती हैं, तो लाख का उपयोग किया करते थे। जहाँ पे आज हम इंक इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर मनके और मिट्टी के बर्तन हमें देखने को मिल जाते हैं। नियोजित ढंग से बसे हुए शहर और दूर दूर स्थानों के साथ व्यापार के हमें प्रमाण विकसित हड़प्पा सभ्यता के काल में देखने को मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं इससे अगला काल 1800 ईसा पूर्व से लेकर उससे आगे का उत्तर हड़प्पा काल। यहाँ पर क्या हो गया था, हड़प्पा सभ्यता खत्म होनी शुरू हो गई थी। यहाँ पे शहर के शहर खाली हो गए थे, अंतर क्षेत्रीय विनिमय से हराश हुआ, लेखन कार्य और शहरी जीवन का त्याग कर दिया। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प और मिट्टी के बर्तन की परंपरा जारी रही। पंजाब, सतलुज, यमुना की ग्रामीण संस्कृतियों का विभाजन हुआ और गुजरात में हड़प्पा की शिल्प और मिट्टी के बर्तनों की परंपरा को अपनाया जाने लगा। यानी कि इस स्थान को छोड़कर लोग जाने लगे, जिसकी वजह से शहर के शहर खाली हो गए। सभी लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। ये हम कुछ इमेजेस देख सकते हैं इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है। हड़प्पा की खोजों के बाद से अब तक लगभग 1000 बस्तियों की खोज की जा चुकी है, जिनकी विशेषताएं हड़प्पा से मिलती हैं। विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया है, क्योंकि शुरू में बहुत सी बस्तियां सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में पाई जाती थी। पुरातत्ववेत्ता इसे हड़प्पा सभ्यता कहना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्व विज्ञान में यह परंपरा है कि जब किसी प्राचीन संस्कृति का वर्णन किया जाता है तो उस स्थान के आधुनिक नाम का उस संस्कृति का नाम रख दिया जाता है, यानी कि जो नाम अभी है उससे उस प्राचीन सभ्यता का नाम रख दिया जाता है, जहाँ से उसके अस्तित्व का हमें पता लगना शुरू हो जाता है। अगर हम पुराना नाम यूज़ करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये सभ्यता कहाँ की है, इसीलिए उसे आज के आधुनिक नाम से बुलाया जाता है। तो ये हड़प्पा नामक स्थान पर मिली ये सभ्यता हमें, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इसलिए हम आधुनिक स्थान हड़प्पा के आधार पर मानकर उन्हें हड़प्पा वासी भी कहते हैं, क्योंकि इस स्थान पर इस विस्मृत सभ्यता का प्रमाण मिला था। यही वजह है जिस वजह से हम हड़प्पा में मिली सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं।
पूर्ववर्ती इतिहास की अगर हम बात करें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे इसको पाया गया था। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पे इस सभ्यता का पाया जाना, जिस वजह से हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता शब्द का उपयोग हमारा तात्पर्य असंख्य शहरों, कस्बों और गांव से है जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व विकसित हुए थे इस क्षेत्र में, इस भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि हड़प्पा नामक क्षेत्र में। इसके अंतर्गत बहुत सारे शहर और गांव आया करते थे। इन भौगोलिक स्थानों में अंतर्गत मोटे तौर पर आज का राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान और कुछ आसपास के क्षेत्र आ जाते हैं। यदि हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा छोड़े गए अवशेषों का अध्ययन करें तो हमें शहरों के उद्भव की जानकारी मिल सकती है। विद्वानों के अनुसार मानव जाति के अतीत में एक ऐसा समय था जब शहरों का अस्तित्व नहीं था, बस छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। अब प्रश्न ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पूर्वज कस्बों और शहरों के उद्भव से पहले क्या किया करते थे, यानी कि शहर बनाने से पहले की जिंदगी कैसी हुआ करती थी, पहले छोटे छोटे गांव बने थे वो कैसे हुआ करते थे, उनकी संस्कृति कैसी थी। उनमें से घूम फिर कर पशु चराने का काम करते थे, कुछ व्यापार का काम करने लग गए। हड़प्पा की सभ्यता से कृषि और अर्ध यायावर समुदायों के लंबे समय से चले आ रहे विकास के चरमोत्कर्ष का पता चलता है। अब हम हड़प्पा सभ्यता के पूर्ववर्ती इतिहास की समीक्षा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। तो आइए भौगोलिक विशेषता जान लेते हैं। आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में मौसम सूखा रहता है, वर्षा बहुत कम होती है। फिर भी इन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। पंजाब और सिंध जैसे क्षेत्रों में सिंधु नदी के कछारी मैदानों की प्रधानता है। इस प्रकार बलूचिस्तान के क्षेत्र की एक विशेषता है कि दुर्गम चट्टानें पहाड़ियां हैं। उत्तर पूर्वी बलूचिस्तान में घाटियों की तलहटी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ खेती होती थी। इस क्षेत्र में पशुचारी और खानाबदोश जातियां भी रहा करती थी। ये पशुचारी खानाबदोश जातियां अपने पशुओं को चराने के लिए ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों पे आया करती थी। सीमांत क्षेत्र जो कि सिंधु के मैदानों में हैं, वहाँ सिंधु के मैदानों में जाकर मिलते हैं। पूर्वी ईरान के पठार का भी विस्तरण होता है इसके अंदर। इन पहाड़ी क्षेत्रों में खैबर, गोमाल, बोलन जैसे कई दरारें बन गए हैं। खानाबदोशों, व्यापारियों और युद्धों और विभिन्न लोगों के लिए आने जाने का मार्ग बन गए थे। एक तरफ बलूचिस्तान के ऊपरी भाग के लोग और सिंधु नदी के मैदान में बसे लोग, दूसरी तरफ ईरान में रहने वाले लोगों के बीच अंतर संबंध इस भौगोलिक विशेषता से जुड़ा प्रतीत होता है। हड़प्पा सभ्यता की जलवायु और पहाड़, नदी आदि ईरान और इराकी सीमांत प्रदेश की जलवायु और प्रकृति दृश्य से समानता होने के कारण विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इन क्षेत्रों के कृषि समुदायों का अभ्युदय मोटे तौर पर एक ही काल में हुआ होगा, यानी कि ईरान इराक की कृषि का उद्भव होना और हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कृषि का उद्भव होना ये समकालीन रहे, एक ही समय की बात है। ईरान और इराक की खेतीबाड़ी का आरंभ 8000 ईसा पूर्व में हुआ है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सिंधु के आसपास क्षेत्रों में कृषि की शुरुआत के विषय में हमें क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, क्या क्या सबूत मिलते हैं। कृषि की शुरुआत और बसे हुए गांव। कृषक समुदाय के उद्भव का सबसे प्राचीन प्रमाण हमें मेहरगढ़ नामक स्थान पर मिलता है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दरार के निकट है। यह स्थान अस्थायी शिविर के रूप में स्थापित हुआ और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आबाद गांव बना। इस स्थान पर जौ, गेहूं, कपास, खजूर,
ऐसी खेती हुआ करती थी। भेड़ बकरियां मवेशियां पाली जाती थी। उस स्थान पर स्थित है सिंधु नदी के कछारी मैदान, जो कि भारत ईरान सीमांत प्रदेश के ऊंचे नीचे पहाड़ी पठार हैं। मेहरगढ़ के लोग कच्चे मकानों में रहते थे। कुछ मकानों में 5-6 कमरे हुआ करते थे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य बहुत से छोटे बड़े गांव सिंधु नदी के आसपास बलूचिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों में आकर बस गए। इनमें से कुछ मशहूर हैं, जैसे कि बलूचिस्तान में किली गुल मोहम्मद और अफगानिस्तान में मुंडीगक। सिंधु नदी के बाढ़ वाले मैदानों में हड़प्पा के पास जलीलपुर जैसे गांव बस गए। इन किसानों ने सिंधु नदी के अत्यधिक उपजाऊ मैदानों का उपयोग करना सीख लिया। इन किसानों ने सिंधु नदी के पास खेती करना आरंभ कर दिया। इसलिए गांव के आकार और उनकी संख्या बढ़ने लगी और इसके बाद किसानों ने सिंधु नदी के मैदानों को उपयोग करते करते सिंधु नदी के बाढ़ पर नियंत्रण करना भी सीख लिया। इस प्रकार प्रति एकड़ भूमि पर खेती करने से प्रचुर मात्रा में उपज होती थी। इस कारण सिंधु, राजस्थान, बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में भी हमें ऐसी काफ़ी बस्तियों का विस्तार देखने को मिल जाता है। उन्हें अपने लिए उपयोगी पत्थरों की खुदानों और अन्य खदानों का उपयोग करना सीख लिया था। इस काल में स्थायी बस्तियां और पशुचारी खानाबदोश समुदाय भी मौजूद थे, ऐसे संकेत हमें मिलते हैं। कृषकों ने इन खानाबदोश समूहों से संपर्क ने कृषकों को अन्य क्षेत्रों के संसाधनों का उपयोग करने में सहायता की, क्योंकि पशुचारी खानाबदोशों के बारे में यह मानना है कि जिन क्षेत्रों में वे गुजरते थे वे वहां व्यापारिक गतिविधियों में लग जाते थे, जिस वजह से व्यापार भी होने लगा। इन सभी कारणों से छोटे बड़े कस्बे विकसित हुए और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों की सभ्यता में पाई गई समानताएं इन्हीं के कारण हैं। इससे नए काल के आरंभिक हड़प्पा काल भी हम इसको कह सकते हैं। तो गाइज, हमने आरंभिक हड़प्पा काल के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहने वाला है कि हड़प्पा काल की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, यानी कि अगली वीडियो हमारी इसी के ऊपर रहेगी कि आरंभिक हड़प्पा काल में क्या क्या हुआ, कैसी संस्कृति थी, क्या क्या हमें अवशेष मिले, तो वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हड़प्पा सभ्यता के ऊपर हमारी एक इमेज वाली वीडियो भी आई हुई है, अगर आप उससे समझना चाहें तो आपको बहुत इजीली ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। वीडियो का लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।